आइए, ये गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। बड़ी बहस में आज जो मेहमान हमारे साथ होंगे, सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, मुकेश नायक हमारे साथ कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन हैं, राजनीति प्रसाद सीनियर लीडर आरजेडी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा वरुण पटेल हमारे साथ हैं जो कि पाटीदार समिति के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी हैं जो कि बीएसपी के लीडर हैं। इसके अलावा हितेश शंकर पांचजन्य के एडिटर यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और डिबेट की शुरुआत मुकेश नायक जी आपसे। संविधान निर्माताओं ने भी इस बात को माना था कि समय समय पर आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अब अगर मोहन भागवत जी समीक्षा की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको आपत्ति क्यों नजर आ रही है? इसमें क्या आपत्ति है आपकी? देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आरएसएस के दलित और अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में विचार बिल्कुल पूरे देश में स्पष्ट है। ये कुलीन एक सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है, कुलीन मैंने कहा, उन्होंने ये थोड़े कहा कि आरएसएस की समिति बनाई जाए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मुकेश नायक जी, उन्होंने ये थोड़े कहा कि आरएसएस की समिति बनाई जाए। उन्होंने एक समिति बनाने का सुझाव दिया है। इसमें उनके विचार कहां से आ गए जो प्रभावित करेंगे? अगर मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो। नहीं, आप ही बोलेंगे जब तक आपकी बात पूरी नहीं हो जाएगी। पूरी बात सुन। जी जी जी, देखिए, जब जाति आधार पर सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है तो आरक्षण तो जाति आधार पर होगा ना। ये समीक्षा की, निष्पक्ष समितियों की इस देश में वो लोग बात करते हैं जिन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की मैदानी हकीकत पता नहीं है। अनुराग जी, आप किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाएं, बुंदेलखंड के किसी भी गांव में चले जाएं, जिस तरह के मकान में दलित समाज रहता है, जिस तरह का उनका रहन सहन है, पहनाव है, भोजन है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको देखकर दया आती है। तो जब हम मैदानी हकीकत को इस तरह का देखते हैं तब हम कैसे कहें कि अभी समीक्षा की आवश्यकता है? जब समीक्षा की आवश्यकता होगी तब उसकी बात की जाएगी। अभी तो दलित समाज को, अनुसूचित जाति और जनजाति के समाज को आर्थिक और सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, और जब तक इनको आर्थिक और सामाजिक रूप से हम समाज में बराबरी से नहीं खड़ा कर देते, उनके प्रति न्याय नहीं दे देते, तब तक समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि हमारी पार्टी की राय है कि समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। वरुण पटेल, क्या आपको भी लगता है समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है? ये सरकार का प्रश्न है, समीक्षा की आवश्यकता है या नहीं। हमारा प्रश्न यह है कि पाटीदार समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। अरे आप अपना झंडा अभी बुलंद मत कीजिए, सरकार सोचे। और एक बहुत बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है, ये पाटीदार आंदोलन के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता से स्पष्ट नहीं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं पाटीदार आंदोलन के ऊपर ये चर्चा नहीं हो रही है, मैं समझता हूं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा कि उनके ही राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी जी ने यह कहा था कि अगर पाटीदार सही है और उनकी हालत दयनीय है तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इनके बारे में क्या कहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता? ठीक है, मुकेश नायक, इसका आप जवाब देना चाहेंगे? अभी देखिए, ये तो चर्चा का आज विषय है ही नहीं। जो माननीय सरसंघ चालक ने कहा है कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, एक समिति बनना चाहिए जो गैर राजनीतिक लोगों की हो, वो समीक्षा करे कि कितने समय तक और कितने लोगों को, किस किस प्रकार के लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है। मैं उस विषय पर बातचीत करने के लिए यहां आया हूं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जो आज देश में हालत है, इस समय उनके साथ न्याय करने की आवश्यकता है, उन्हें सहयोग की आवश्यकता है। आप अब तक न्याय नहीं कर पाए मुकेश नायक जी, आज आपको लगता है कि उन लोगों के साथ अन्याय हुआ, इस लिहाज से भी तो समीक्षा की जरूरत है। कम से कम आपने ये जो कहा कि समीक्षा की जरूरत नहीं है। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास। सुधींद्र भदौरिया साहब, क्या आपको भी लगता है मुकेश नायक जी की तरह के समीक्षा की जरूरत नहीं है? देखिए, इस भारतीय समाज के अंदर कई हजार वर्ष तक आरक्षण रहा है इस देश के अभिजात वर्ग का। अब कुछ वर्षों से दलित, पिछड़े और निर्धन लोगों को आरक्षण मिला है तो उन लोगों के अंदर बेचैनी पैदा हो रही है जिनका हजारों हजार वर्ष इस देश की शिक्षा व्यवस्था में,
यहाँ की जमीनों पर, यहाँ के संचालन पर आरक्षण रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग इस समय परेशान हो रहे हैं और इसीलिए मैं समझता हूं कि भागवत जी का जो बयान है बिहार के चुनाव के संदर्भ में और देश की राजनीति के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने अभी हाल में भी यहाँ पर, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी और तमाम मंत्री लोग गए थे, सभी लोगों को दिशा निर्देशन दिया था जिसका ये पालन करते हैं। हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, संविधान निर्माता तो आरएसएस से नहीं थे ना, जिन्होंने समीक्षा की वकालत की थी। सुधींद्र भदौरिया जी, आरक्षण की नीति, संविधान निर्माता तो आरएसएस से ताल्लुक नहीं रखते थे, करने का काम करेंगे। इसीलिए यह जरूरी है कि इस समय इनके जो ये दोहरा चेहरा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बोले और आरएसएस कुछ बोले, और जब सरकार बन जाए तो ये दोनों लोग एक ही भाषा में बोलते हैं। इसलिए देश की जनता और बाकी लोग भी बिहार में सब लोग समझ रहे हैं कि ये एक पृष्ठभूमि है, ये आधार बनाया जा रहा है और आरक्षण को समाप्त किया जाएगा और इसके खिलाफ पूरा देश है। मैं आपको और बतला दूं, हम लोग उठ खड़े होंगे, हम लोग इस बात को कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये हम लोगों को बहुत संघर्ष करने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलाया और मान्यवर काशीराम जी ने और बहन मायावती जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। हम इसको कभी खत्म नहीं होने देंगे। अच्छा ठीक है, जब तक भारत में समता मूलक समाज नहीं बन लेकिन सरकार बनने के बाद दोनों के सुर एक कहां है? सुधांशु मित्तल जी, भागवत साहब तो समीक्षा की वकालत कर रहे हैं और आपने डर के मारे शायद बयान दे दिया है कि नहीं 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 भाई, जैसी ऐसे ही रहेगी, इस मामले में किसी तरीके की कोई समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अनुराग जी, एक बड़ा शेर ध्यान आता है मुझे, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। ये राजनीति की गणित जाति करते करते ये लोग असली कुछ भूल रहे हैं। तो संसद हर 10 साल बाद एक कानून पास करता है और आरक्षण करता है, तो समीक्षा हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है साहब, समीक्षा होती रहती है। और समीक्षा होना किसी भी चीज का ये प्रगति का द्योतक है, ये जो है नकारात्मक चीज नहीं है। लेकिन वो छोड़िए, अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? पाटीदार समाज है, वो कहता है आरक्षण हमें मिलना चाहिए। ब्राह्मण समाज है, वो कहता है हमें मिलना चाहिए। राजपूत है, वो कहते हैं हमें मिलना चाहिए। भूमिहर है, वो कहते हैं हमें मिलना चाहिए। तमाम समाज जो है वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। फिर कुछ कहते हैं कि देखिए इसमें शैक्षिक वर्ग जो है उसको आरक्षण से निकाल दीजिए। कुछ कहते हैं जो गरीब हैं उन्हीं के लिए मिलनी चाहिए, चाहे स्वर्ण अगड़िए हो या पिछाड़िए हो। कुछ कहते हैं क्रीमी लेयर को हटाइए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। तो लगातार आरक्षण के बारे में चर्चाएं होती हैं और आरक्षण को और किस तरह सुदृढ़ करा जाए ताकि जिनके लिए ये आरक्षण की व्यवस्था बननी चाहिए उनको इसका फायदा हो। ये बात चर्चा समाज में होती है, मीडिया में होती है, हर एक कोई करता है, इसकी कोर्ट में चर्चा हो रही है। लेकिन आप देखिए सबकी यहां पे छदम जिसको कहते हैं ईमानदारी की, जानते हुए कि बात में क्या बात हो रही है, सब लोग कैसी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है, अभी मैंने सुधींद्र जी को सुना, मुकेश नायक जी को सुना, सबको सुना। अच्छा, कब मोहन भागवत जी ने अपने कथन में कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? कभी एक शब्द भी आरक्षण खत्म होना चाहिए इसके लिए कहा क्या? उन्होंने कहा इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समीक्षा करो कि इसकी जरूरत किस किस को है और कैसे देनी चाहिए, कितने समय की क्यों बात आई उसका भी समझिए। ठीक है, मैंने कहा हर 10 साल बाद होता है, हर 10 साल बाद संसद मिलता है और यूनानिमसली पास करता है, तो समीक्षा हो रही है ना। वो कह रही है 10 साल की करनी है या 15 करनी है, क्या करनी है, इन सारे विषयों। ठीक है सुधांशु जी, राजनीति प्रसाद भी हमारे साथ है, मैं लौटूंगा। उनके ओबी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उनसे एक रिएक्शन ले लूं, हो सकता है कभी उनकी ओबी फेल हो जाए। राजनीति प्रसाद जी, आपका रिएक्शन इस पूरे मसले पर, क्या आपत्ति है अगर आरक्षण की समीक्षा के बाद भागवत साहब ने कही है तो? देखिए मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं जो बोल रहा हूं आराम से सुनिए जी। मैंने सब लोगों की बात सुनी। अभी ये जाति जनगणना, लालू यादव ने कहा कि इसको जाति जनगणना को पब्लिश करो, तो जाति जनगणना में मालूम हो जाएगा
कि पूरे हिंदुस्तान में जाति का क्या मामला है, किसका मामला क्या है, ये मामला तय हो जाएगा। अब दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर भागवत ने जो पुनर्निरीक्षण की बात कही है, अपने आप को कहा उन्होंने कि इस पर विचार होना चाहिए, तो वो उनकी बात है, वो हम जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। उनके पेट की बात जो है वो मुंह पे आ गई, दिल की बात जुबान पे आ गई। और अभी जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, तो वो डर गए। वो डर इसलिए गए कि पूरे हिंदुस्तान में अगर ये ऐसा हुआ, पूरे हिंदुस्तान में बवाल हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब हो जाएगा, क्योंकि आरक्षण के कारण में गरीबों का चेहरा चमका है। और अगर आरक्षण में पुनर्विचार किया जाएगा, जब तक सामान्य नहीं होगा लोग, जब तक उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी, अभी भी आदिवासी गरीब, बहुत गरीब लोग, अभी जाके देखिए उसको कैसे किस हालत में रहते हैं। तो समीक्षा जरूरी हुई ना राजनीति प्रसाद जी। और आरक्षण अगर आदिवासी लोग, निचले स्तर के लोग आज भी मुसीबत में जीवन यापन कर रहे हैं राजनीति प्रसाद जी, तो आरक्षण की समीक्षा तो हो गई, आरक्षण की समीक्षा की जरूरत तो हो गई ना फिर। काय का समीक्षा है, काय का समीक्षा क्या? तो बिना समीक्षा के लिए अगर आप लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उस व्यवस्था का क्या करेंगे? अभी जो भागवत जी जो कहना चाहते हैं वो उनके अंदर की बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अंदर की बात कुछ और है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब वो कल ये कहने वाले हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू का राज होगा, सेकुलरिज्म खत्म। अरे आप उनकी स्क्रिप्ट थोड़े लिखते हैं राजनीति प्रसाद जी, आप ये कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कल वो ये कहने वाले हैं? प्रोफेसर भागवत जी ये कहेंगे, भविष्यवाणियों का शो नहीं है ये राजनीति प्रसाद जी, भविष्यवाणियों का शो नहीं है वाले हैं। कल वो क्या कहने वाले हैं, परसों वो क्या कहने वाले हैं, आप उनकी स्क्रिप्ट नहीं लिखते। पॉलिसी चलता है। चलिए ठीक है, आपका संदेश क्लियर हो गया। हितेश शंकर मेरे साथ हैं। हितेश शंकर जी, क्या कहा जाए कि एक सही बात गलत वक्त पर कह दी मोहन भागवत जी ने? बिल्कुल नहीं। मैं जितना समझता हूं पत्रकार के तौर पर, किसी राजनीतिक दल के लिए समय और मुहूर्त की बात हो सकती है, सोमवार मंगलवार की बात हो सकती है, मगर जब शाखा की बात है, संघ की बात है, तो हर दिन हेडगेवार है। सोमवार मंगलवार वहां पर नहीं है। नहीं, लेकिन लोग जानते बीजेपी टीवी है और संघ। मैं आपको बता रहा हूं ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूं। अब इस डिबेट में एक चीज मिसिंग है। जैसे सुधींद्र भदौरिया जी ने कहा कि बिहार के संदर्भ में या राजनीति के संदर्भ में ये बयान आया, ये निश्चित ही बयान उस संदर्भ में नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार स्वयं मैंने लिया है। ये जो साक्षात्कार है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जन्मशती के अवसर पर एकात्म मानव दर्शन के संदर्भ में है। साक्षात्कार का शीर्षक क्या है कि अंतिम व्यक्ति के उद्धार से निकलता है देश की प्रगति का मार्ग। अगर सरसंघ चालक जी ये कह रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति के उद्धार से देश की प्रगति का मार्ग निकलता है, करना चाहूंगा, और इसे मैं थोड़ा सा सरल करता हूं, पॉलिटिशियन बैठे हैं तो उनके हिसाब से, अब किन्हीं लल्लू प्रसाद को लाभ मिला है और लल्लन प्रसाद को 3 पीढ़ी बाद लाभ नहीं मिला है, तो राजनीति इससे अलग हो जानी चाहिए और समाज को फैसला करना चाहिए कि क्या जो व्यवस्था संविधानकारों ने अपने मन से बनाई थी और उनके मन के अनुसार जो सशक्तिकरण की बात थी वो लाभ पहुंच रहा है। अगर इस बेसिक ईमानदारी की बात भागवत जी करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां जरूर पेट में दर्द होगा जहां बेईमानी हुई है। तो एक तो ये बात है। दूसरी जो चीज यहां पर मिसिंग है, कि कहा गया कि संघ क्या बोल रहा है और भाजपा क्या बोल रही है। मुझे लगता है ट्विटर से लेकर फेसबुक और सोशल मीडिया और सारे रिपोर्टर्स के पास एक विज्ञप्ति आई है। विज्ञप्ति 4 लाइन की है, मैं सुनाता हूं। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री मनमोहन वैद्य जी द्वारा ये है। इसमें बताइएगा कि कौन सरसंघ चालक जी की बात से सहमत है या असहमत है, वो अलग अलग पक्षों से पूछ लिया जाए। इस साक्षात्कार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी ने वर्तमान में समाज में विविध कमजोर वर्गों को मिल रहे आरक्षण के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि संविधान निर्माताओं के मन में जो भाव था उसके अनुरूप आरक्षण का लाभ समाज के सभी वर्गों तक अवश्य पहुंचे। इसका विचार सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए और ये साक्षात्कार आरक्षण विषय पर नहीं वरन एकात्म मानव दर्शन के संदर्भ में आ रहा हूं। तो ये एक तो यहां पे आरक्षण का इस साक्षात्कार का संदर्भ स्पष्ट होता है। दूसरी बात ये होती है कि जिनके लिए था
क्या वो व्यवस्था संविधान बनाने वाले बाबा साहब भी उनमें शामिल हैं, क्या बाबा साहब भी इसी तरह का आरक्षण चाहते थे? 3 पीढ़ियों के बाद भी उन जिन गरीब गुरबे और आदिवासियों की इस स्थिति की बात कर रहे हैं, क्या बाबा साहब वो स्थिति चाहते थे? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुझे दया आती है गरीब गुरबों को देखकर। हम पत्रकार हैं, हम जाते हैं, देखते हैं, मगर दया आती है, मलाई कहां जाती है साहब? ये राजनीति कौन बताएगा? ये दया तो बहुत आ गई, मगर राजनीति कहां गई? चेहरों पे चमक किन के आई है? गरीब आज भी गुरबा ही है, वो इंकलाब करेगा, राजनीति के लिए लहर उठाएगा, राजनीति का ईंधन बनेगा। ये नहीं, समाज ऐसे नहीं चलता। मुझे लगता है कि ये विषमता जब तक रहेगी, संघ का स्पष्ट मत है कि आरक्षण व्यवस्था जैसी है वैसे जारी रहनी चाहिए। ठीक है। लल्लू प्रसाद को अगर आरक्षण का लाभ मिल गया और लल्लन प्रसाद को नहीं मिला तो भी क्या समीक्षा नहीं होनी चाहिए? या फिर मंडल कमीशन की हम बात कर लें। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1200 से 1300 उसने जातियां ऐसी बताई थी जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, वो संख्या बढ़कर अब 2000 से ऊपर पहुंच चुकी है। अगर वो गलत थी तो भी समीक्षा होनी चाहिए, अगर जातियां सच में बढ़ी हैं तो कैसे बढ़ी हैं फिर भी समीक्षा होनी चाहिए। सुधींद्र भदौरिया साहब का पक्ष भी हम जानेंगे, वरुण पटेल भी कुछ कहना चाह रहे हैं वो भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या जातिगत आरक्षण का सिर्फ सियासी इस्तेमाल हुआ और भागवत साहब ने अगर कह दिया, मोहन भागवत ने, कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो इस पर बाकी दल विरोध क्यों कर रहे हैं? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दुर्भाग्य है सुधींद्र भदौरिया जी डिबेट में नहीं है, उन्हें किसी जरूरी काम से जाना था। लेकिन वरुण पटेल आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें? यस सर, जब मोहन भागवत जी आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं तो पूरी केंद्र सरकार घुटनों के बल पे आके उनकी बात सुनती है। लेकिन यहां गुजरात में जब पाटीदार समाज आरक्षण की समीक्षा की बात करता है तो सरकार मांग करने वालों पे डंडे बरसाती है, 10 लोगों की हत्या कर देती है, आंदोलनकारियों के घर में घुस के मां बहनों की आत्मसम्मान का हनन करती है। क्या यही रुख केंद्र सरकार मोहन भागवत जी के ऊपर अपना सकेगी? हमने जो बात कही थी आरक्षण की समीक्षा की, वही बात मोहन भागवत जी ने भी की है। तो मोहन भागवत जी के सामने भी सरकार अपना ये रुख दिखाए। क्यों वहां पर घुटने के बल है और यहां हमारे ऊपर गोलियां बरसाई जाती है, हमारी मां बहनों पर लाठियां बरसाई जाती है और गालियां दी जाती है। ये सरकार सिर्फ अपना दोहरा रुख कायम करके यहां पाटीदारों को भी सॉफ्ट कॉर्नर लेना चाहती है और बिहार के इलेक्शन में दलितों का और पिछड़ों का भी सॉफ्ट कॉर्नर लेता चाहती है। सरकार सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर राजनीति कर रही है। सरकार की किसी भी दिशा या स्टेप से ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार रिजर्वेशन के मामले में कुछ भी हकारात्मक वलण अपना के कोई अच्छे कदम उठाना चाहती है। सरकार सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर राजकीय लाभ बिहार में लेना चाहती है और गुजरात में। सरकार तो कह रही है समीक्षा की जरूरत नहीं है, पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। आप सरकार को बेकार घसीटे पड़े हैं। पटेल साहब आप सरकार को बेकार घसीटे पड़े। सुधांशु मित्तल ने कह तो दिया। हाँ, इसमें नहीं, मैं सही तरीके से ले रहा हूं। जब मोहन भागवत जी है, सारी पूरी दुनिया जानती है वो सरकार के माई बाप है। आरएसएस भाजपा की सरकार के माई बाप है। आरएसएस से ऊपर सरकार बात कर रहे हैं। अभी आप जब भी कहते हैं कि आरएसएस रिमोट कंट्रोल है बीजेपी का, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वो दोनों के बयान भिन्न हैं। रविशंकर प्रसाद ने खुद सामने आकर के ये बात कही है, वो सरकार के प्रवक्ता हैं। हम सरकार के प्रवक्ता की बात मानेंगे ना। मैं बोल नहीं रहा हूं। वो उन दोनों की क्या अंडरस्टैंडिंग है मैं जानता नहीं हूं। लेकिन एक बात है कि जब आरक्षण की समीक्षा की बात हम यहां करते हैं तो हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? आज ही का इंसिडेंट देखे तो पाटीदार समाज ने जब रैली की तो हमारे आंदोलनकारियों की धरपकड़ की जाती है और पिछड़े समाज ने रैली की तो उनको मंजूरी दी जाती है। ये एक ही तारीख के तो एक ही समीक्षा वक्त के की पैरोकार होना चाहिए। कम्युनिटी आपको पाटीदार समाज के लिए आरक्षण चाहिए तो आपको तो समीक्षा को सेकंड करना चाहिए। आपको तो कहना चाहिए हाँ समीक्षा होनी चाहिए और फिर आप अपनी दावेदारी लाइए। हम कहां कह रहे हैं कि नहीं? हम नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। हमारी तो मांग ही यही है, ठीक है कि समीक्षा होनी ही चाहिए। हाँ। लेकिन सरकार नकारात्मक ये आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार किसी मंशा से समीक्षा की बात करेगी या किसी मंशा से समीक्षा करेगी? ये तो खैर आपका डर है। बहरहाल सुधांशु मित्तल साहब,
क्या मुकेश नायक आता हूं आपके पास। सुधांशु मित्तल साहब, क्या ऐसा माना जाए जिस तरीके से विरोधी दल कह रहे हैं कि संघ जो है पहले तो ढील देता है और जब ढील के बाद पतंग ऊंची उड़ान भरने लगती है, खुले आसमान में उड़ने लगती है, तो फिर खींच भी लगानी पड़ती है जिससे कि वो कायदे में रहे। तो कई बार इस तरीके के बयान बीजेपी की सरकार में खींच लगाने के लिए भी आरएसएस की तरफ से दिए जाते हैं कि ज्यादा तेज भागोगे तो हम टंगड़ी लड़ा देंगे। अरे भाई, इनको तो बड़ा खुश होना चाहिए अगर ऐसी स्थिति होती है तो। इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? लेकिन मैं आपको बतला देता हूं, भाजपा का अगर आपने इतने साल का इतिहास देखा होगा तो भाजपा अपने फैसले खुद करती है। भाजपा के मार्गदर्शक के रूप में और एक आदर्श के रूप में संघ हमारे समक्ष रहता है, लेकिन संघ कभी भी भाजपा को उसके फैसले करने के लिए ये नहीं कहता कि आपको ये करना है या आपको वो करना है। लेकिन वो प्रश्न ये मुझे लगता है हम विषय से भटक जाएंगे। मैं मुकेश जी से पूछना चाहता हूं, मुकेश जी, अभी आपके सामने पाटीदार समाज ने आपसे पूछा कि आप पाटीदार समाज के आरक्षण के पक्ष में या उसके खिलाफत में, और एक नेता की तरह आपने कन्नी काट दी, आपने जवाब भी दिया। क्योंकि आप जवाब अगर देते तो आपकी जो है बेईमानी उजागर हो जाती। अब कैसे हो जाती देखिए। नहीं, आप भी दीजिए जवाब। अगर आप इसके पक्ष में भी जवाब दे तो भाजपा भी जवाब दे। मैंने सिर्फ ये प्रश्न भाई, मैं देखिए, मैं बोल लूं। बोलिए। मैं मुझे लगता है मुकेश जी मुझे बोलने दीजिए। मुकेश जी थोड़े शिष्टाचार से। वरुण पटेल बोल रहे हैं। ये जो चर्चा है बहुत शिष्ट तरीके से चल रही है, इसको ऐसे ही चलने दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा वरुण जी, आप ना बोले कृपा करके। आपने जो बोला था बोल दिया, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। और मुकेश जी, अगर आप इसकी खिलाफत करते हैं तब भी आप समीक्षा के पक्ष में या खिलाफत में पता लग जाएगा। तो आप जो है नहीं कहते। अब आगे बात आती है। अभी मैं पटेल साहब की बातें सुन रहा था। पटेल साहब, आप जो है अपने कथन को स्पष्ट करके बोला करिए। देखिए, आप भी नेताओं की तरह इधर उधर की बातें घुमा फिरा के करें, ये अच्छी बात नहीं है। आप कह रहे हैं हमने कहा समीक्षा होनी चाहिए। नहीं, आपने ये नहीं कहा है। आपने कहा हमें तो आरक्षण चाहिए। आप बोलिए, देना चाहते हैं या नहीं? के लिए नहीं कहा। सीधी बात, माफ करिएगा। अरे भाई साहब, जरा मुझे खत्म कर लीजिए। भाई साहब मैं खत्म कर लूं अपनी बात। आपने बोला, मैं एक शब्द बीच में नहीं बोला। हाँ, बोलिए तो बोलिए आप बोलिए। अपनी बात को स्पष्टता से रखिए। उसको कैमोफ्लेज करके आप सोचते हैं जनता जो है बहुत समझदार है, उसको आप भ्रमित नहीं कर सकते। अब प्रश्न आता है आपका, क्या कहा सरकार ने? सरकार ने कहा देखिए, जाट आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय करा। उन्होंने कहा कि जब तक जो कमीशन है, बैकवर्ड कमीशन है, जब तक वो उसकी स्वीकृति नहीं दे सकता तब तक ये नहीं हो सकता। आपसे कहा बैकवर्ड कमीशन के पास जाएंगे, आप कहते हमें नहीं पता। एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण को लेकर अपने निर्णय में डाली। देखिए, 334 एक अलग चीज है। शेड्यूल कास्ट जनजाति, अनुसूचित जनजाति और जाति का आरक्षण जो है वो लेजिस्लेशन के अंदर वो अलग चीज है। ये 339 का जो है वो 340 से गाइड होता है। उन्होंने आपसे कहा, आप कहते नहीं हमें नहीं मतलब, ये है वो है ये वो है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि 50% से ऊपर आरक्षण हो ही नहीं सकता। अब कोई भी राजनीतिक दल इस देश का ईमानदारी से बात करते समय क्या कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसकी अवहेलना होगी? हां, आप संविधान का संशोधन करके उस निर्णय के बारे में जो करना चाहिए संसद करे, लेकिन एक निर्णय जब तक कि संशोधित नहीं हो जाता संविधान में, तब तक उसकी अवहेलना करने का मुझे तो लगता नहीं कि कोई जिम्मेदार राजनीतिक संगठन उसकी वकालत कर सकता है। ठीक है, तो कृपया करके, ठीक है सुधांशु जी, चीजों को उत्तेजित करने की जगह एक तर्क संगत तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे, और आप तर्क ना देके आप क्या कर रहे हैं, आप राजनीति सेक रहे हैं। और ये दोनों जने, मैं दोनों से निवेदन करना चाहता हूं, ठीक है, कि समीक्षा बार बार होती है। आप सब समीक्षा के लिए कहते हैं, जाट आरक्षण में कहानी की, लेकिन आपत्ति सिर्फ इस बात पे कि मोहन भागवत साहब ने इसकी पैरोकारी कर दी। ठीक है सुधांशु जी,
हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और अगर ये होंगे तो लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। राजनीति प्रसाद जी के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुकेश नायक जी, अगर आप राजनीति को छोड़ भी दें, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को छोड़ दें, राजनीतिक मंशा को भी छोड़ दें, अगर हम मंडल कमीशन की ही बात करें, 1200-1300 जातियां आरक्षण के लिए उन्होंने बताई थी, आज वो बढ़कर 2000 से ऊपर हो गई हैं। या तो उस रिपोर्ट को गलत माने तो भी समीक्षा की जरूरत है, जातियां बढ़ी कैसे इसके लिए भी समीक्षा की जरूरत है। आप फिर क्यों कह रहे हैं कि समीक्षा की आवश्यकता नहीं है? नहीं, मैं तो जो सरसंघ चालक है उनके आशय पर मैंने आपत्ति केवल उसी पर है। दूसरी चीज, अभी पांचजन्य के, मैं पूरी बात कर लूं, अभी पांचजन्य के संपादक महोदय ने मेरी एक दया शब्द पर टिप्पणी की। मैं, वो बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया इस विषय पर बातचीत करते समय बुद्धि और हृदय का ठीक ठीक तालमेल बैठा लें, थोड़ा वो बुद्धि को मालिक न बनने दें। दूसरी चीज मुझे कहना है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश के सिर पर मैला ढोने वाले लोगों की संख्या और बैकलॉग के पदों की सूची जाहिर की है। अकेले मध्य प्रदेश में 23,000 लोग ऐसे हैं जो सिर पर मैला ढोते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा सिरोंज के हैं, जहां मुख्यमंत्री जिस जिले के रहने वाले हैं। 1 लाख बैकलॉग के पद मध्य प्रदेश में खाली हैं, और यह कहा जाता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसलिए 1 लाख पद अनुसूचित जाति और जनजाति के खाली हैं। अब मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं, इसमें से 40,000 पद केवल स्वीपर्स के खाली हैं। अब इसके लिए कौन सी योग्यता की आवश्यकता है? थोड़ा मित्र, मैं ये कहना चाहता हूं, थोड़ा कथनी और करनी में एकता बनाओ, थोड़ा हृदय से बुद्धि का तालमेल बैठा लो, फिर थोड़ा ये बात कहो। हम पर आप राजनीतिक चतुराई का आरोप लगा रहे हो और दया शब्द पर टिप्पणी कर रहे हो। अरे दया तो धर्म का आधार है, दया ही वो ऐसा भाव है जिससे दूसरे की पीड़ा से पिघलने वाले हृदय का निर्माण होता है। दया ही वो भाव है जिससे गरीबों के प्रति नीति, सिद्धांत, कार्यक्रम और आर्थिक कार्यक्रम बनते हैं। अरे आप धार्मिक या आध्यात्मिक चैनल पर नहीं है, इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। चलिए मुकेश नायक जी, अच्छा प्रवचन था आपका। आप इस पर कोई टिप्पणी हृदय शंकर जी करना चाहेंगे, क्योंकि सवाल आपके लिए है। निश्चित, मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि आता हूं, सुधांशु जी आता हूं, बोलिए हितेश जी बोलिए। अगर मुद्दे पे रहे तो अच्छा होगा। हाँ। यहाँ मुद्दे से भटक के राजनीति, सबसे कहिए मुद्दे पे रहे। मुद्दे पे भटक के भाषणबाजी करने से क्या फायदा है जी? यहाँ पे खाली, चलिए दया धर्म पर थोड़ा सा प्रवचन भी हो गया बीच में, चर्चा हो रही है। मन आत्मा शुद्ध हो गए, मन और आत्मा शुद्ध हो गए धर्म और दया पर प्रवचन सुनकर। हितेश शंकर जी, मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल सही है। ये धर्म का आधार क्या होता है, इस चर्चा का आधार क्या वो है। मैं पत्रकार हूं, इसलिए कुछ ऐसी बातें निश्चित कहूंगा जो कड़वी लगें, तीखी लगें, मगर वो संदर्भ से बाहर नहीं होंगी। मेरा ये कहना है कि समीक्षा किसी भी काम की, बुरा काम है या अच्छा काम है, संघ कहता है संविधान के द्वारा जो आरक्षण दिया जा रहा है वो पूरा उसका समर्थन करता है, मगर राजनीति से इतर, राजनीति को इतर करके समाज उसका ये देखेगा कि क्या उन लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। मुझे यहां पर एक और फिर कड़वी बात कहनी है कि जहां कुनबे का ही शासन कहीं पार्टियों पर होता है, समीक्षा से घबराते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वहां एक कुर्सी कहीं ना कहीं किसी के लिए रिजर्व है, समीक्षा नहीं हो सकती। तो पत्रकार के तौर पर मैं कहूंगा समीक्षा से घबराने वाले जो लोग हैं, शासन वो चर्चा को पटरी से उतारना। पहले राजनीति प्रसाद जी को कूदना चाहिए था, आप क्यों कूद गए? इस पर आपसे पहले राजनीति प्रसाद जी को आपत्ति होनी चाहिए थी कि जिन राजनीतिक दलों पर कुनबे हावी हैं, परिवार हावी हैं, उन्हें इस पर आपत्ति हो सकती है। राजनीति प्रसाद जी, हितेश शंकर जी का ये मानना है, आप क्या कहेंगे इस पर? ये क्या कहना उनका कहना है कि जिन राजनीतिक दलों पर कुनबे और परिवार हावी हैं, उन्हें इस पर आपत्ति हो सकती है कि आरक्षण की समीक्षा की बात हो रही है। नहीं, वो तो सभी जगह हो रहे हैं। ये केवल एक आदमी के बारे में मत कहिए, ये तो सभी जगह है, पूरे भारत में है, सभी परिवार में चल रहा है मामला। अब वो मामला नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं सुनिए, मेरा ये कहना है कि समीक्षा उनका दृष्टिकोण नहीं है। पिछड़ों, दलितों को खत्म करना उसका समीक्षा है, माने उसका जो रिजर्वेशन है उसको समाप्त करना है, यही मंशा है उनकी। और ये मंशा से उत्प्रेरित की लाइन पकड़ ली आपने। प्रोफेसर भागवत जी ने ये समीक्षा का रूप लिया है। ये मैंने ये इसको पकड़ा है और ये मेरी सोच है
और ये पूरे हिंदुस्तान में जो दलित पिछड़ा लोग हैं, जो नेता लोग हैं, ये सबका सोच वही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रोफेसर भागवत ने जो कहा है वो सचमुच में अपने मन की बात की है, अपने पेट की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं, भागवत जी थोड़े करते हैं। और वो और भी कहने वाले हैं। मन की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, बहुत जल्द वापस आते हैं। बड़ी बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हितेश शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये पूरा मामला गड्ढमड इसलिए हुआ, कंफ्यूज इसलिए हुआ क्योंकि इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, इसीलिए इसका संदेश क्लियर नहीं हो पा रहा, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर मामला कुछ और है? देखिए, मैंने जो पत्रकार की हैसियत मैंने जो समझा है पत्रकार की हैसियत से, वो यही है। क्योंकि आप ये देखिए कि बयान कहां से आए, हवा कहां से उठी, लहर किन लोगों ने बनाने की कोशिश की, जिनका कहीं ना कहीं कुछ दांव पर लगा हुआ है। मगर उस समाज की बात सोचने की बात है कि एक समाज के साथ विषमता है, अन्याय हो रहा है, लगातार नीचे तक लाभ नहीं पहुंच रहा, ये तो किसी भी समय पर एक सहज भाव से उठने वाली बात है। इसे मुद्दा बनाना या जो चीज नहीं कही गई कि खत्म करने की बात है, नहीं, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो मैं एक भूतकाल की बात कर दूं, भविष्य की बात तो आप ये नहीं बता सकते कि कल लालू यादव किस पार्टी में जाएंगे या क्या करेंगे, क्योंकि मुलायम जी का भी नहीं पता था। तो मैं एक भूतकाल की बात कर दूं, भविष्यकाल की बात नहीं कहता। कि नई दिल्ली के न्यू दिल्ली एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में पिछले वर्ष 7 सितंबर को 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ था। विजय सोनकर शास्त्री जी की पुस्तक थी, हिंदू चमार जाति, हिंदू वाल्मीकि जाति, हिंदू खटीक जाति, इनके ऊपर एक अध्ययन था। उस समय पर भागवत जी ने स्पष्ट कहा है कि सैकड़ों वर्ष इन जातियों ने, हजारों वर्ष इन जातियों ने अन्याय सहा है, और यदि सैकड़ों वर्ष इनकी वजह कोई दिक्कत झेलनी पड़ती है इनको आरक्षण मिलने से, तो दिक्कत झेलनी पड़ेगी, आरक्षण मिलेगा इन्हें। ये बात बड़ी स्पष्टता से कही है और प्रिंटेड है, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं भविष्य में क्या कहेंगे, पटेल को भी संदेश दे रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये भूतकाल में क्या होगा, इसकी बजाय जरा भविष्य की बजाय भूतकाल में जाए। दूसरा, 1974 में सोशल इक्विटी एंड हिंदू कंसोलिडेशन, इस पर तृतीय सरसंघचालक बाला साहब देवरस की एक पुस्तक है, 1974 की बात है। तो संघ पहले से क्या कह रहा था, आज क्या कह रहा है, आज सरकार उसके संदर्भ नहीं बदले हैं। ठीक है, लेकिन आज सरकार बीजेपी के, शायद इसीलिए उसको बदले संदर्भों में कुछ संदर्भ बदल करके प्रस्तुत किया जा रहा है। सुधांशु जी, मेरे पास समय बहुत कम है, एक लाइन में अपनी बात कहिए, फिर मैं मुकेश जी की भी एक लाइन सुनूंगा। अनुराग जी, मैं अभी राजनीति प्रसाद जी की भविष्यवाणियां सुन रहा था। शायद नए नए ज्योतिष विद्या का ज्ञान इनको हुआ है, इसलिए भविष्यवाणी कह रहे थे कि कल जो है मोहन भागवत जी ये कहने वाले, वो कहने वाले, इनके पेट में घुस गए हैं। ये वैसे ही है जैसे लालू जी ने भविष्यवाणी करी थी कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। चले ठीक है, मुकेश नायक जी एक लाइन में अपनी बात कह दीजिए। देखिए, हम केवल बातें नहीं भर करते, इनके नेता बातें भर करते हैं। हमने पंचायत से लेकर लोकसभा तक इनके राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित किया, शिक्षा के अधिकारों को, लेकिन फिर भी कई जातियां लाभ से वंचित रह गई ना मुकेश नायक जी। हमने आरक्षण देकर में आप देखिए कहीं ना कहीं कोई खामी रही है। हमने काम किया दलित वर्ग के बीच में, ठीक है किया, लेकिन फिर भी कई दलित, कई जातियां, कई निम्न जातियां वंचित रह गई, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि समीक्षा हो या ना हो, और इसके किस तरीके से राजनीतिक नफा नुकसान के लिए पार्टियां अपने स्टैंड बदलेंगी, अपना स्टैंड लेंगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल बड़ी बहस में शामिल होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आज की डिबेट में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।